नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीमती शशिकला सिन्हा, विभागाध्यक्ष इतिहास, शासकीय माता शबरी नवीन गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर। मैं आज बीए भाग 1 इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न भारत का इतिहास प्रारंभ से 1206 तक के अंतर्गत दक्षिण भारत के राजवंशों के अंतर्गत राष्ट्रकूट राजवंश के विषय में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। चालुक्यों के पतन के पश्चात 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट शक्ति का अभ्युदय हुआ। राष्ट्रकूट शासकों ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया और भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। उन्होंने उत्तर भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप किया था, परंतु वे उत्तर और दक्षिण दोनों के बीच राजनीतिक एकता स्थापित करने में सफल नहीं हो सके थे। इतिहासकारों के अनुसार उनकी उत्पत्ति और मूल निवास के संबंध में बहुत अधिक मतभेद है। जैसा कि फ्लिट के अनुसार, फ्लिट ने कहा है कि राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति राजस्थान के राठौरों से हुई है। उसी प्रकार से बर्नेल के अनुसार राष्ट्रकूटों का संबंध आंध्र प्रदेश के रेडियो से है। राष्ट्रकूट अभिलेखों के अनुसार वे यदुवंशी थे और इनके आदि पुरुष का नाम रठ था। उसका पुत्र राष्ट्रकूट हुआ जिसने इस वंश की स्थापना की है। अधिकांश विद्वान यह मानते हैं कि राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति राष्ट्रिकों से हुई है, जो एक राजकीय पदाधिकारी होता था। अशोक के अभिलेख में रही, नानाघाट के अभिलेख में महारठी और खारवेल के खंडगिरी अभिलेख में रठिक जाति का उल्लेख मिलता है। इन्हीं महारठियों और रठियों के वंशज महाराष्ट्र और कर्नाटक के विभिन्न भागों में सामंत के रूप में शासन करते थे। कालांतर में प्रतिहारों और पेशवाओं के समान उनका पद भी वंशानुगत हो गया और ऐसी संभावना है कि इन्हीं पदाधिकारियों में से किसी ने दक्षिण भारत में अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की, जो राष्ट्रकूट कहलाए हैं। भंडारकर और वैद्य राष्ट्रकूटों को महाराष्ट्र का मूल निवासी मानते हैं, परंतु राष्ट्रकूटों के अभिलेख कन्नड़ भाषा में मिले हैं, तो ऐसा लगता है कि उनका मूल निवास कन्नड़ प्रदेश ही होना चाहिए। तो यहाँ पर इतिहासकारों ने विवेचना की है कि भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के बीदर जिले में लट्ठर नामक एक कन्नड़ भाषी स्थान है। डॉक्टर अल्टेकर सहित अधिकांश विद्वान इसी मत को स्वीकार करते हैं। राष्ट्रकूट वंश का उदय। मान्यखेट के राष्ट्रकूट शासकों ने लगभग 2 शताब्दियों तक दक्षिण भारत में शासन किया। इस वंश के प्रारंभिक शासक दंती वर्मा, इंद्र प्रथम, गोविंद प्रथम, कर्क प्रथम और इंद्र द्वितीय थे। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त नहीं की, इसलिए इनके विषय में कोई ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। यह भी ज्ञान नहीं होता कि इनका साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। इस वंश का उत्कर्ष दंते दुर्ग के शासनकाल से होता है और वह चालुक्यों के अधीन एक सामंत था। उसने अनेक सैनिक अभियान किए थे और उसमें उसे सफलता प्राप्त हुई थी। चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य द्वितीय और पुलकेशिन के साथ उसने सफल अभियान किया था और अरबों के विरुद्ध सफलता प्राप्त की थी। इससे प्रसन्न होकर चालुक्य सम्राट ने उसे पृथ्वी बल्लभ की उपाधि प्रदान की थी। उसने अंतिम चालुक्य नरेश कीर्तिवर्मन को परास्त कर महाराष्ट्र पर अधिकार कर लिया। मान्यखेट को उसने अपनी राजधानी बनाया और उसने कौशल, कलिंग, मालवा के शासकों को भी पराजित किया था। उसने पल्लवों के विरुद्ध भी विजय प्राप्त की थी। उसका उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम हुआ। इसके बाद उसने मैसूर, बेगी और कोंकण पर अपना अधिकार स्थापित किया। वह विजेता ही नहीं वरन एक कुशल महान निर्माता भी था। उसने एलोरा और कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को भारतीय वास्तुकला की सर्वाधिक अद्भुत कृति मानते हैं। उसके पश्चात उसका उत्तराधिकारी गोविंद द्वितीय हुआ। वह विलासी शासक था। राज्य कार्य में उसके छोटे भाई ध्रुव ने
संपूर्ण व्यवस्था संभाल ली थी और उसने विद्रोह करके युद्ध किया और वह विजय हो गया और शासन सत्ता उसके हाथ में आ गई। यह राष्ट्रकूट वंश का एक महान शासक था। उसने मैसूर के गंग शासक को पराजित किया, कांची के पल्लव नरेश व बेगी के राजा को परास्त कर संपूर्ण दक्षिण भारत का वह स्वामी बन गया। इसलिए उसने उत्तर भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप किया। गुर्जर प्रतिहार शासकों को परास्त किया। उसने पालवंशी शासक धर्मपाल को भी पराजित करके गंगा यमुना के दोआब पर अधिकार कर लिया। उसने निरुपम, कलिवल्लभ और वल्लभम की उपाधियां धारण की थी। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र गोविंद तृतीय हुआ। उसे अनेक प्रारंभिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। राज्यारोहण के कुछ समय उपरांत ही उसके बड़े भाई स्तंभ ने, जो गंगवाड़ी का प्रांतपति था और उसके साथ 12 राजाओं का उसे समर्थन प्राप्त था, उनके साथ मिलकर उसने विद्रोह कर दिया। इसलिए गोविंद तृतीय को अपने भाई के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसने उसे पराजित तो किया, लेकिन उसके साथ उदारता का व्यवहार करते हुए उसे गंगवाड़ी का शासक बने रहने दिया। तत्पश्चात उसने पल्लव राज दंतिवर्धन एवं बेगी के चालुक्य नरेश विजयादित्य द्वितीय को भी पराजित किया और दक्षिण में अपनी सत्ता को सुदृढ़ करा ली। अपने पिता की भांति उसने भी उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। गुर्जर प्रतिहार और पाल शासकों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। उसने उत्तरी भारत पर आक्रमण किया एवं बंगाल तथा कन्नौज शासकों ने आत्मसमर्पण कर लिया। इस प्रकार गोविंद तृतीय का यश उत्तर भारत में भी फैल गया। निसंदेह वह राष्ट्रकूट शासकों में महानतम था। उसका साम्राज्य हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैल गया था। अमोघ वर्ष। गोविंद तृतीय की मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र अमोघ वर्ष शासक बना। उसका वास्तविक नाम सर्व था और अमोघ वर्ष उसे उपाधि मिली थी। गोविंद तृतीय ने गुजरात के शासक को उसका संरक्षक नियुक्त किया था, किंतु राष्ट्रकूट साम्राज्य में आंतरिक कलह बढ़ गया और गंग व बेगी के शासकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। वह एक शांति प्रिय शासक था और सैनिक अभियानों की अपेक्षा साहित्य व धर्म में अधिक रुचि रखता था। वह देवी महालक्ष्मी व महाकाली का उपासक था। उसने जैन विद्वान जिनसेन, महावीराचार्य और सक्तायन को राजस्व प्रदान किया था। अब अमोघ वर्ष के बाद उसका पुत्र कृष्ण द्वितीय उसका उत्तराधिकारी बना और उसका भी अधिकांश समय युद्धों में व्यतीत हुआ। उसे भी कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। उसके पश्चात उसका उत्तराधिकारी इंद्र तृतीय हुआ और इंद्र तृतीय मान्यखेट के गद्दी पर बैठा। अपने पूर्वजों की अपेक्षा वो पराक्रमी था। उसने गुर्जर प्रतिहारों के सामंत परमार वंश के राजकुमार उपेंद्र को परास्त किया था। उसने कन्नौज पर अधिकार किया। प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित किया। उसने नित्यवर्ष, कृति नारायण और राज मार्तंड आदि उपाधियां धारण की थी। उस इंद्र तिथि के पश्चात उसका पुत्र अमोघ वर्ष द्वितीय राजा बना, किंतु उसके छोटे भाई गोविंद चतुर्थ ने उसकी हत्या कर स्वयं वो राजा बन गया। वह विलासी था, इसलिए शीघ्र ही अत्याचारी बन गया। इसलिए उसके चाचा अमोघ वर्ष तृतीय ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं शासन किया। वह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था, किंतु प्रशासन में उसकी रुचि नहीं थी। इसलिए उसका पुत्र कृष्ण तृतीय उसका उत्तराधिकारी बना। अपने पिता के शासनकाल से ही वह राज्य कार्य में रुचि लेता था। वह वीर और वीर शासक था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक वह था। उसने चोलों से कांची और तंजौर छीन लिया। रामेश्वरम में उसने विजय स्तंभ स्थापित किया और मंदिरों का निर्माण कराया। उसने पांड्यों, चोलों, चेरों और कलचुरियों को पराजित किया। कृष्ण तृतीय के पश्चात उसका छोटा भाई खोतिंग राजा बना। वह वृद्ध था। परमार शासक सियक ने राष्ट्रकूट पर आक्रमण कर दिया और राजधानी मालखेत तथा राजकोष लूट लिया। खोतिन इसको सहन नहीं कर सका और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कर्क द्वितीय हुआ। साम्राज्य का गौरव अब तक समाप्त हो चुका था। कुशासन के कारण नए राजा की स्थिति खराब हो गई। पश्चिमी चालुक्य तैलप द्वितीय ने कर्क द्वितीय के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और कर्क द्वितीय को परास्त होकर भाग जाना पड़ा। राष्ट्रकूटों की पुनर्स्थापना के लिए प्रयत्न किए गए,
किंतु सब असफल हुए और 975 ईस्वी तक तैलब द्वितीय दक्षिण का सर्वोच्च शासक बन गया। इस प्रकार लगभग 225 वर्ष के गौरवमय शासन के उपरांत राष्ट्रकूट वंश इतिहास से लुप्त हो गया। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे तत्कालीन शासन व्यवस्था के ऊपर कि राष्ट्रकूटों का प्रशासन किस प्रकार का था। तो सबसे पहले हम आते हैं केंद्रीय शासन की ओर। तो राजा की शक्ति स्पष्ट था कि राजा समस्त अधिकारों का स्रोत और समस्त विभागों का प्रमुख होता था। उसको जो उपाधियां मिली हैं वो इस बात की पुष्टि करती हैं। उस समय राजाओं ने महाराजा धीराज, परम भट्टारक, धर्मवंश, अकाल वंश, सुवर्ण वंश, तुंग आदि की उपाधि धारण की थी। राजा का दरबार गौरवशाली होता था। राज दरबार में अधीनस्थ सामंत, विदेशी राजदूत, उच्च सैनिक, नागरिक अधिकारी, कवि, वैद्य, ज्योतिषी और श्रेणियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहते थे। राजपद अनुवांशिक वंशानुगत होता था और राज ज्येष्ठ पुत्र शासक बनता था। उसे शासक के शासन काल में ही युवराज नियुक्त कर दिया जाता था। युवराज राजा की सहायता के लिए होते थे और सैनिक कार्य में कर वसूल करने में राजा की सहायता करते थे। मंत्री परिषद की भी व्यवस्था राजा के द्वारा की जाती थी, लेकिन ये मंत्री राजा को केवल परामर्श देने के लिए होते थे। इन मंत्रियों के नियंत्रण में भी विभिन्न प्रकार के विभाग जैसे रक्षा विभाग, विदेश विभाग, राजस्व विभाग आदि उनके नियंत्रण में रहते थे। अपने विभागों से संबंधित कार्यों को वो सफलतापूर्वक संचालित करते थे। इसके साथ ही वे केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत विभिन्न साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का वो निरीक्षण करते थे और उसके अनुसार राजा को सलाह देते थे। कुछ अधीनस्थ राज्य भी थे। अधीनस्थ राज्य वो होते थे जहाँ की शक्तिशाली सामंतों के अधीनस्थ उस राज्य की व्यवस्था होती थी, लेकिन सामंतों की नियुक्ति राजा करता था। यद्यपि वो राजा के समान ही शक्तियों का उपयोग करते थे, लेकिन राजा की अनुमति होने पर उन्हें राज दरबार में उपस्थित होना पड़ता था। सैनिकों से राजा को सहायता देनी पड़ती थी और साथ ही साथ उन्हें शुल्क भी देना पड़ता था। कुछ प्रदेश जो थे वो सीधे प्रशासित क्षेत्र थे। इनमें सीधे प्रशासित क्षेत्रों को राष्ट्रों और विषयों में बांटा गया था। एक विषय में सम्मिलित ग्रामों की संख्या लगभग 1000 से 4000 तक होती थी। विषयों को फिर भुक्तियों में बांटा गया था और प्रत्येक भुक्तियों में 50 से 70 गांव होते थे। राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति कहलाता था और उसका अधिकार नागरिक और सैनिक प्रशासन दोनों प्रकार का था। इसके पश्चात शासन की छोटी इकाई ग्राम प्रशासन थी। ग्राम का प्रमुख ग्राम कोषाध्यक्ष ग्राम प्रशासन का कार्य करता था। ये पद भी प्राय वंशानुगत होता था। सैनिक संगठन, चूंकि हमने ये देखा कि राष्ट्रकूट के शासकों को हमेशा ही पांड्य, चोलों और चालुक्यों के साथ संघर्ष करना पड़ा। इससे पता चलता है कि राष्ट्रकूट के नरेशों ने एक सुसंगठित और सुव्यवस्थित सैन्य संगठन किया था। इतिहासकारों के अनुसार उनकी सेना में लगभग 5 लाख सैनिक होते थे। एक स्थायी सैनिक व्यवस्था थी जो हमेशा राजधानी में विद्यमान रहती थी। इन सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता था और प्रशिक्षण के पश्चात ही इनकी नियुक्ति की जाती थी। इनके रसद पानी की व्यवस्था, अस्त्र शस्त्रों की व्यवस्था भी पर्याप्त रूप से की जाती थी। जो धनिक व्यापारी होते थे उनके जिम्मे में इनकी पूरी व्यवस्था रखी गई थी। इसके पश्चात राजस्व के स्रोत, कई स्रोत थे, जैसे कि सामंतों से प्राप्त शुल्क, भूमि, खान और जंगलों से प्राप्त आय। उत्पादन का 1/5 भाग जो है वो कर के रूप में लिया जाता था। ब्राह्मणों और मंदिरों को जो भूमि दान में दी गई थी उनसे भी कर वसूल किया जाता था। चुंगी कर भी वस्तुओं पर वसूल किए जाते थे। केवल अकाल दुर्भिक्ष के समय ही कर की माफी दी जाती थी। धार्मिक स्थिति अगर हम देखते हैं तो राष्ट्रकूट साम्राज्य में शिव और विष्णु की पूजा लोकप्रिय थी। उनके मुहरों पर विष्णु के वाहन गरुड़ की और योग मुद्रा में बैठे शिव के चित्र अंकित मिले हैं। इस काल में बहुत से ब्राह्मण यज्ञ किए गए हैं, जैसे दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरण्य गर्भ यज्ञ किया था। इस काल का प्रसिद्ध मंदिर एलोरा का शिव मंदिर है। जैन धर्म को अमोघ प्रथम, इंद्र द्वितीय, कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय ने संरक्षण प्रदान किया था। बौद्ध धर्म इस काल में औन्नत दशा में था।
कला के क्षेत्र में अगर हम देखें तो राष्ट्रकूटों ने भारतीय कला को अनुपम भेंट दी है। चट्टान काटकर बनाए गए एलोरा और एलिफेंटा के पवित्र स्थल इस काल के हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर अत्यधिक प्रसिद्ध, विस्तृत और बहुमूल्य है। यह मंदिर केवल भारत में खोदी गई कला का ही एकमात्र उदाहरण नहीं है, बल्कि शिला निर्माण का भी एक अद्वितीय उदाहरण है। इस काल में चट्टानों को काटकर 5 जैन मंदिर भी बनवाए गए हैं। उनमें छोटा कैलाश, इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा प्रमुख है। इस प्रकार दक्षिण में लगभग 753 से 975 ईस्वी तक राष्ट्रकूट वंश की सर्वोच्चता का काल संभवतः इनके इतिहास का सर्वाधिक गौरवमय अध्याय है।